माइक आने में ठीक। सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आशा करते हैं कि आप सब लोग ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना सेहत का और अपना बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। ठीक है, चलो बच्चे, आज हम नेक्स्ट बेसिक टॉपिक करते हैं। साइन ग्राफ और कास ग्राफ के बारे में हम बात करेंगे। साइन एंड कास ग्राफ, ठीक है, साइन ग्राफ और कास ग्राफ। देखो बेटा, साइन ग्राफ और कास ग्राफ जो है ना, साइन फंक्शन और कास फंक्शन जो है, ये है पीरियोडिक फंक्शन। कौन से है? पीरियोडिक फंक्शन। अब सर पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है? सर पीरियोडिक फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जो अपने आप को आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम कह दो या एंगल कह दो, ठीक है। अब पीरियोडिक मोशन जो होता है वो अपने आप को रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे रिपीट करता है, और पीरियोडिक फंक्शन वो होते हैं जो आफ्टर अ रेगुलर वैल्यू, जैसे थीटा का वैल्यू, अगर साइन की बात कर रहे हो, कास की बात कर रहे हो, तो आफ्टर रेगुलर वैल्यू ऑफ थीटा वो अपने आप को क्या करेंगे? रिपीट करेंगे, ठीक है। तो साइन फंक्शन और कास फंक्शन क्या है? पीरियोडिक फंक्शन है, और पीरियोडिक फंक्शन वो होता है जो आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम या आफ्टर रेगुलर आफ्टर सम वैल्यू इट विल रिपीट इटसेल्फ, ठीक है, अपने आप को रिपीट करेगा। जैसे कि अगर ये जीरो है, इसको मैं वन मान के चलता हूँ, जिसको माइनस वन मान के चलता हूँ। साइन ग्राफ जो चलता है ना बेटा, जीरो, पाई बाय टू, पाई, 3 पाई/2 एंड 2 पाई, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री एंड 360 डिग्री, ठीक है। और साइन का वैल्यू जो चलता है, साइन का वैल्यू चलता है 0 से 1, ऐसा, सॉरी बन जा भाई, साइन 0 पे 0 होता है, साइन 90 पे 1 होता है, 180 पे 0 होता है, 270 पे -1, 360 पर 0। और फ्री हैंड अगर हम इसको ज्वाइन करेंगे कुछ इस प्रकार से, तो ये ऐसे चलता है साइन ग्राफ। और 360 डिग्री के बाद ये अपने आप को फिर से वापस से वही रिपीटेशन होगा जो 0 से हुआ था, ठीक है। 360 2 पाई के बाद, जैसे 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, है ना, ये पाई 2 पाई के बाद अपने आप को वापस से रिपीट करेगा, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? पीरियोडिक फंक्शन कहते हैं। अच्छा बच्चे, अगर कास फंक्शन की बात की जाए, कास हमारे पास 0 पे 1 होता है, 90 पे 0 होता है, 180 पे -1 होता है, एंड 270 पर 0 एंड 360 पर 1, ठीक है। ये है कास ग्राफ, कॉस थीटा की अगर हम बात करें। और ये ब्लैक वाला जो है, ये कौन सा है? साइन थीटा की बात करें, ठीक है। और इस एक्सिस पर, ये जो एक्स एक्सिस है, इस एक्सिस पे क्या चल रहा है बच्चे? ये हमारे पास चल रहा है थीटा, वेरिएशन इन थीटा। अगर साइन एक्स की बात करें, यहाँ पे हमने थीटा लिखा हुआ है, तो ये एंगल होगा। अगर एक्स है तो तब भी एंगल है, लेकिन उसका रिप्रेजेंटेशन एक्स से कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास ये दोनों क्या है? पीरियोडिक फंक्शन। क्या है? पीरियोडिक फंक्शन, ठीक है। अच्छा, इसके बारे में हम थोड़ा सा और आगे एलैबोरेट करेंगे इसको, पहले यहाँ पर देखते हैं। पीरियोडिक फंक्शन है जो अपने आप को आफ्टर सर्टेन वैल्यू अपने आप को वापस से रिपीट करे, है ना। तो अगर साइन की बात करें तो साइन कितनी वैल्यू पे रिपीट कर रहा है? 2 पाई से रिपीट कर रहा है। 0 से 1, 0, -1 एंड देन 0, देन फिर से 1 चढ़ जाएगा, और फिर से 0 एंड -1 के बीच में। कास, कास भी 2 पाई पे अपने आप को रिपीट करता है, 1, 0, -1, 0 एंड 1, ठीक है।
वो भी अपने आपको दोबारा से 2 पाई पर रिपीट करेगा। तो साइन और कास को हम कहते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी हम इनको कहते हैं। अब इनवर्स क्यों कहा जाता है इनको? क्योंकि देखिए सर, जब साइन का वैल्यू 0 होगा कास का वैल्यू होगा 1, और जब कास का वैल्यू 0 होगा साइन का वैल्यू होगा 1। तो ये 0 और 1 के बीच में नाचते रहते हैं, लेकिन भैया अगर साइन 0 है तो कास 1 होगा, और कास 0 है तो साइन 1 होगा। ठीक है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, इनवर्स रेशियोज भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा भाई, हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कितने हैं? 6। और उनको याद रखने के लिए राइट एंगल ट्राइंगल से, ऐसा हमारे पास अगर राइट एंगल ट्राइंगल है, अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ओ पी क्यू, कोई भी एक आर्बिट्रेरी एंगल हम ट्राइंगल मान लेते हैं। ठीक है, दिस इज थीटा, थीटा के ऑपोजिट ये क्या होगा, परपेंडिकुलर। थीटा के साथ जो होगा वो क्या होगा, बेस, और ये क्या होगा, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो साइन कॉस टेन कैसे हम प्रेडिक्ट करते हैं? सर ये होता है पंडित बद्री प्रसाद बटे में हर हर बोले। याद रखने का तरीका, पंडित बद्री प्रसाद बटे में हर हर बोले। अब ये P क्या है? P है परपेंडिकुलर, और H क्या है, हाइपोटेन्यूज, और B क्या है, बेस। ये रह गया हमारे पास 3 रेशियोज। ऊपर से चलेंगे तो सर ये क्या होगा, साइन, ये होगा cos थीटा, दिस इज tan थीटा, ये होगा cot थीटा, ये होगा हमारे पास क्या, sec, और ये होगा कोसेक थीटा। ठीक है, ये हमारे पास 5-6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। ओके, अच्छा भाई, इसको अगर मैं साइन ग्राफ को या कास ग्राफ को मैं सर्कुलर मोशन के साथ अगर रिलेट करूं, तो सर्कुलर मोशन के साथ अगर हम इसको रिलेट करें तो फिर क्या होगा? मैं एक सर्कल ड्रा करता हूं, एक सर्कल ड्रा करते हैं ऐसा, दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज x एक्सिस। x एक्सिस मतलब थीटा एंड y एक्सिस मतलब y का वैल्यू। अब y इज इक्वल टू साइन थीटा, अगर ऐसा है y इज इक्वल टू साइन थीटा, इसका जो रेडियस होगा ओरिजिन से लिया जाएगा, ऐसा किसी पार्टिकुलर पॉइंट P पर है। अब भाई देखिए, ये हमारे पास थीटा है, जैसे जैसे थीटा का वैल्यू बढ़ेगा, यहां पर मानकर चले कि मैं 3-4 वैल्यूज ड्रा कर देता हूं। 30 डिग्री, दिस इज 45 डिग्री, दिस इज 60 डिग्री, एंड दिस इज 90 डिग्री। जब हमारे पास बराबर यहाँ पर है, तो यहाँ पर वैल्यू 1, -1, ठीक है, -1 एंड, अच्छा ये y का वैल्यू cos के लिए -1। cos साइन 30 पे कितना होता है सर? साइन 30 डिग्री पर कितना होता है? 1/2, 1/2, ठीक है, हाँ 1/2। साइन 45 डिग्री पर 1/√2। साइन 60 डिग्री कितना होता है बच्चे? √3/2, 1/√2 भैया। एंड साइन 90 डिग्री कितना होता है? 1। एंड साइन 0 कितना होता है बच्चे? 0। ठीक है, अब साइन का जब वैल्यू 30 डिग्री है, यहाँ पर 30 डिग्री, यहाँ पर हमारे पास 45 डिग्री, यहाँ पर हमारे पास 60 डिग्री, यानी यहाँ पर ये हमारे पास ये वैल्यू जो होगा यहाँ पर ये होगा 1/√2, 1/2, सॉरी नॉट √2, 1/2। और यहाँ पर जब होगा 45 डिग्री पर 1/√2 है ना, हाँ 1/√2, यहाँ पर ये वैल्यू 1/√2। एंड से हमारे पास 60 डिग्री कितना होगा भाई? ये 60 डिग्री होगा √3/2, एंड साइन 90 डिग्री पर ये वैल्यू 1 होगी। अगर इसी वैल्यू को मैं यहाँ पे कंपेयर करता हूँ तो साइन 30 पे कितना है? यह यहाँ पर है पॉइंट P, और ये पॉइंट P का वैल्यू कितना होगा सर? 1/2। इस पॉइंट पर कितना होगा? 1/√2। इस पॉइंट पे कितना होगा? √3/2, एंड यहाँ पर होगा 1। सर्कुलर ग्राफ में या सर्कुलर इसमें देखें, फॉर्म में देखें या ग्राफिकल फॉर्म में देखें, तो साइन का वैल्यू जो चलता है वो ऐसे ही चलता है। ठीक है, और ये चीज आपको बहुत हेल्प करने वाली है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही चीज आपको आगे जाके सिंपल हार्मोनिक मोशन, ऑसिलेशन मोशन में
और नेक्स्ट सेशन में जाके 12th में जाके आपको अल्टरनेट करंट वगैरह में ये बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है, साइन ग्राफ कैसे चलता है। अच्छा सर, अगर कास ग्राफ की बात करें तो कास ग्राफ की यही वैल्यू होगी, लेकिन ये होगा उल्टा, रिवर्स। जब कास हमारे पास कहां पर है, 30 डिग्री पर है, तो उस वक्त कास का वैल्यू कितना है, यहां पर है कि √3/2। जब हमारे पास 45 डिग्री है तो 1/√2, ये बराबर होगा 60 डिग्री पर होगा 1/2, और उसके बाद हमारे पास 90 डिग्री पर 0। ठीक है, ये है कास और साइन। इनको हम इनवर्स क्यों कहते हैं, इनको हम इनवर्स क्यों कहते हैं। ठीक है बच्चा, यहां से आगे मुझे एक चीज और बताना है। मैं खाली इतना सा पोर्शन का ग्राफ ड्रा करता हूं, ये वाला पोर्शन साइन पोर्शन का ड्रा करेंगे, कास पोर्शन का वो सिमिलर है। ठीक है, साइन पोर्शन का ग्राफ ड्रा करते हैं, क्योंकि साइन को कहा जाता है सर, हम जब भी इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करते हैं ना, तो वहां पर हम एक चीज लिखते हैं कि लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू थीटा के बराबर। तो सर वो कैसे होता है उसके बारे में बात करते हैं। अगर मैं वही ग्राफ यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा करके ड्रा करूं, ये हमारे पास कितना बच्चे π/2 एंगल है, दिस इज 0 एंगल, और ये हमारे पास वैल्यू है 1। इसका साइन का वैल्यू π/2 पे कितना होता है, 1 होता है। मैं इसको एज अ स्ट्रेट लाइन ड्रा कर लेता हूँ यहाँ पर। चलो, फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी, सिंपल रखने के लिए मैं इसको एक लाइन की तरह ड्रा करूंगा, वो कर्व ड्रा नहीं करते, बस कुछ इस प्रकार से। ये वो वैल्यू है 1, y is equals to sin of theta and that is equals to 1 when theta is equals to π/2 or 90 डिग्री। नाउ हम ध्यान दें, अगर यहाँ पर एंगल क्या है, ये थीटा इज इक्वल्स टू दिस, एंड इसका है y का वैल्यू या साइन थीटा का वैल्यू कितना है, y इज इक्वल्स टू साइन थीटा एंड दैट इज इक्वल्स टू 1 व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू π/2। बट व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री, तो साइन का वैल्यू क्या आएगा, 0, क्योंकि देखिए 45 डिग्री पर ये वैल्यू है इसकी, 60 डिग्री पे ये वैल्यू है। तो जैसे जैसे थीटा का वैल्यू घट रहा है, साइन ऑफ थीटा का वैल्यू भी घट रहा है। ठीक है, फॉर्मूला हमारे पास है सर, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 अप्रोचेस टू 0, है ना। हमने लास्ट सेशन में भी ये पढ़ा था कि अप्रोच का मतलब क्या होता है और इक्वल टू का मतलब क्या होता है। लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू थीटा कहा जाता है। मानकर चले कि साइन ऑफ थीटा का वैल्यू बहुत बहुत नजदीक है किसके, 0 के, ओरिजिन के। दिस इज द वैल्यू ऑफ थीटा। तो इस थीटा की वैल्यू पे साइन का वैल्यू कितना बेटा, ये है, और वो भी बहुत ज्यादा अप्रोच कर रही है किसको, 0 को। बराबर नहीं, लेकिन अप्रोच कर रही है, 0 के बराबर नहीं है, किसके बराबर नहीं है, 0 के बराबर, लेकिन अप्रोच किसको कर रही है, 0 को। ठीक है, तो क्या हम कह सकते हैं जैसे जैसे थीटा का वैल्यू 0 की तरफ आ रहा है, वैसे वैसे साइन का वैल्यू भी किसकी तरफ आ रहा है, 0 की तरफ आ रहा है। तो मैं 0 लिखूं या थीटा लिखूं, बात तो सेम है, बात तो सेम है। इसीलिए हमारे पास लिखा जाता है लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन ऑफ थीटा इक्वल्स टू थीटा। ये आइडेंटिटी आप यूज करने वाले, ये फॉर्मूला आप यूज करने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरी चीज ये बताई जाती है, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन ऑफ थीटा बटे में थीटा इक्वल्स टू 1। क्या ऐसा हो सकता है, यस सर, ऐसा हो सकता है। अगर मैं इसको आगे खोलूं इसको, तो मेरे पास क्या बनेगा, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन ऑफ थीटा, और दूसरे को लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 1/थीटा हो जाएगा। दिस अप्रोचेस टू 0 एंड दिस विल बिकम इज इक्वल टू, इस आइडेंटिटी के तहत ये कितना बनने वाला है, थीटा, और ये भी कितना बनने वाला है, बटे में या मल्टीप्लाई बाय 1/थीटा। थीटा थीटा कैंसिल आउट, आई विल लेफ्ट इट 1, थीटा थीटा कैंसिल हो, मतलब मान के चलो कि थीटा का वैल्यू है सर 0.00002 डिग्री, तो ये भी वैल्यू लगभग इसी को अप्रोच कर रही है, 0.0002। तो 0.0002 इंटू 0.0002, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और कितना आएगा, इसीलिए लिखा जाता है लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1, साइन ऑफ थीटा बटे में थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, एक और आइडेंटिटी है। अब भैया साइन और कास ग्राफ क्या होते हैं, इनवर्स होते हैं। अब भाई जब मैं इसको कास ग्राफ ड्रा करता हूं यहाँ पर,
कास ग्राफ इसका उल्ट होगा ऐसा, π/2 की तरफ, और π/2 की तरफ कैसा आएगा, नीचे की तरफ आएगा ऐसा। यार बन जा भाई, मान के चलो कि भाई ये π/2 पे काट रहा है, ठीक है, चलो इतना ही करते हैं। अब देखिए कास ग्राफ के साथ क्या है, कास ग्राफ के साथ थीटा का वैल्यू अगर इंक्रीज कर रहा है, किसके साथ, थीटा का वैल्यू अगर इंक्रीज कर रहा है, तो भाई यहाँ पे देखो कास थीटा इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर इसका ग्राफ का वैल्यू कितना है, लगभग लगभग 1 के बराबर है। थीटा थोड़ा सा बढ़ जाएगा तो इसका वैल्यू डाउन आ रहा है, ये वैल्यू देख लो, इसका वाई का वैल्यू। आगे देख लो, इस पॉइंट पर देखें तो इसका थीटा का वैल्यू थोड़ा सा और बढ़ गया, लेकिन कास ग्राफ का वैल्यू थोड़ा सा और डाउन आ गया। आगे बात करेंगे, थीटा का वैल्यू थोड़ा सा और बढ़ गया सर, यहां तक बढ़ गया थीटा का वैल्यू, और कास ग्राफ का वैल्यू और ज्यादा डाउन आ रहा है टुवर्ड्स द 0। और जैसे जैसे कास ग्राफ 90 डिग्री तक जा रहा है, तो कास ग्राफ का वैल्यू सीधा सीधा किस पे आ रहा है, 0 पे आ रहा है। तो इसके लिए आइडेंटिटी क्या बन जाएगी, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 कास ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1। कास ऑफ थीटा किसके बराबर हो जाएगा, 1। जैसे जैसे थीटा का वैल्यू 0 की तरफ अप्रोच करेगा, तो कास थीटा का वैल्यू कहां पे चढ़ जाएगा, 1 पे चढ़ जाएगा। एंड अगर इसका इनवर्स, तो लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 कास ऑफ थीटा बटे में थीटा कितना हो जाएगा, थीटा किसको अप्रोच कर रहा है, 0, लगभग 0 है, तो 1 बटे में 0, CND कैन नॉट डिफाइन, कैन नॉट डिफाइन, या इन्फिनिटी आप कर सकते हो, है ना, क्योंकि कास 0 1 होता है और थीटा 0 है नीचे, तो 1 बटे में 0 कितना है, कैन नॉट डिफाइन। इसी प्रकार से अगर मैं tan का बात करूं, बच्चे tan की बात करें, तो लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 tan ऑफ थीटा कितना होगा, मुझे ये बताइए, क्योंकि सर देखिए कितना होगा, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा बटे में कास थीटा, साइन थीटा बटे में कास थीटा, दोनों के साथ थीटा है तो दोनों के साथ लिमिट लगेगा, साइन को भी और कास को भी, साइन थीटा, तो ये कितना होगा, थीटा के बराबर, और बटे में कास थीटा, तो कास थीटा कितना होगा, 1, तो साइन थीटा भी 1 थीटा, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू थीटा, थीटा बटे में 1 होगा ना, थीटा बटे, हाँ तो 0 लिख लो या थीटा लिख लो, क्योंकि वो अप्रोच कर रहा है 0 को, तो थीटा ही होगा, ठीक है। ये थोड़ा सा फर्क है, आप एग्जैक्टली 0 पुट नहीं कर सकते, अप्रोच लगाते, इसीलिए लिमिट लगती है एक फंक्शन को, दैट इज वाई। अब मैं इसको सीधा 0 कर देता यहाँ पे, क्योंकि साइन 0 तो 0 होता है, लेकिन ये एग्जैक्टली हमारे पास 0 तो है नहीं ना, एग्जैक्टली हमारे पास ये 0 नहीं है, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, थीटा, ठीक है। तो ये कुछ फॉर्मूलाज है बच्चे, इनका ध्यान रखना, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो हमारा है डिफरेंशिएशन बाय एबोलिशन मेथड, और ध्यान से समझिएगा, मैं आज एक बार आपको बायनॉमिनल थ्योरम लगाना सिखाऊंगा, इसके बाद बायनॉमिनल थ्योरम लगाना नहीं सिखाएंगे, मैं सीधा लिख दूंगा ऑन अप्लाइंग बायनॉमिनल थ्योरम एंड वी गेट हाउ व्हाट वी गेट, सीधा डायरेक्ट लिख दूंगा, जो भी आंसर आएगा, जो भी रिजल्ट रहेगा उसका, वो लिख दूंगा सीधा, ठीक है। तो हम करते हैं पावर फंक्शन का एक जो है वैल्यू, जो है पावर फंक्शन करते हैं डिफरेंशिएशन बाय एबोलिशन मेथड, ठीक है। बेसिक आई होप कि यहाँ तक आपका क्लियर हुआ होगा, बेसिक सा जो भी था, ठीक है। इसके आगे अगर कोई बेसिक आएगा टॉपिक, तो वह हम यहाँ पर उसके कवर कर लेंगे पहले, है ना, ठीक है। जैसे मुझे नहीं लगता कि अब कुछ ऐसा है जो लगने वाला है, बट बहुत सारी चीजें छूट जाती कई बार, तो अगर कोई ऐसी चीज होगी जो लगने वाली है, तो मैं उसको दोबारा से यहाँ पे डिस्कस करूंगा, ठीक है, उसी के साथ साथ डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद टॉपिक पे चलेंगे। तो भैया हमारे पास कहता है डिफरेंशिएशन बाय एबोलिशन मेथड, ठीक है। तो कहता है क्वेश्चन क्या कहता है, पावर फंक्शन का करता है, और ये 6 फॉर्मूलाज है, 6 फॉर्मूलाज को अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। कहता है इफ y इज इक्वल टू x टू द पावर n, एक फंक्शन है y इज इक्वल टू f ऑफ x एंड दैट इक्वल्स टू x टू द पावर n, कहा जाता है भैया फाइंड आउट
फाइंड आउट dy बाई dx, या डेरिवेटिव निकालो भैया, इसके डेरिवेटिव निकालो, क्या रहेगा डेरिवेटिव। तो एबोनिशन मेथड के कितने स्टेप थे, 4। कौन कौन सा, पहले आपको डेल्टा वाई निकालना है, देन डेल्टा वाई बटे में डेल्टा एक्स करना है, देन आपको क्या करना है, लिमिट लगा देनी है, लिमिट लगा दिया तो डेरिवेटिव निकल जाएगा, उसी को डेरिवेटिव लिखते हैं ना। चलो यहाँ पर मैं एक बार लिख लेता हूँ, हमारे पास dy बटे में dx किसके बराबर होता है बच्चे, लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 या टेंड्स टू 0 डेल्टा y बटे में डेल्टा x। सर आपको ये चीज निकालनी है जो राइट हैंड साइड में है इसके, इसी चीज को हम dy बाई dx लिखते हैं, डेरिवेटिव्स लिखते हैं, ठीक है। तो हमारे पास फंक्शन है y इज इक्वल्स टू f ऑफ x एंड दैट इज इक्वल्स टू x टू द पावर n। सॉल्यूशन देख लो भाई, और इसी क्वेश्चन में मैं आज बायनॉमिनल थ्योरम लगाना सिखाऊंगा, इसके बाद बायनॉमिनल थ्योरम लगाना नहीं सिखाऊंगा, और इसीलिए इसको सेशन थोड़ा सा लंबा चलने वाला है, कोई बात नहीं, लेकिन ये क्वेश्चन सीख लेना। मेन इसमें जो चीज है वो है बायनॉमिनल थ्योरम का यूज करना, कैसे यूज करेंगे। हायर टर्म्स को हम नेग्लेक्ट करते क्यों करते हैं, ठीक है, हम लिख देते हैं अप्लाइंग बायनॉमिनल थ्योरम एंड नेग्लेक्टिंग द हायर टर्म्स, व्हाई वी नेग्लेक्ट द हायर टर्म्स, व्हाई वी नेग्लेक्ट द हायर टर्म्स, हम उन हायर टर्म को नेग्लेक्ट क्यों करेंगे, ठीक है। तो चलिए भैया, हमारे पास फंक्शन क्या है, y is equals to f of x and that is equals to x to the power n, so let it be y is equals to x to the power n, this is equation first। now इस इक्वेशन में देखिए y क्या है, वेरिएबल है, x क्या है, वेरिएबल है, और पावर n है। कौन सा फंक्शन है ये, पावर फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है, पावर फंक्शन, ठीक है। इसका हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन निकालना है, डेरिवेटिव निकालना है। अब दूसरी बात तो ये बताओ मुझे कि पावर n है, क्या n वेरिएबल होगा, n वेरिएबल नहीं होगा। इसमें वेरिएबल कौन कौन है, x और y। अगर x का वैल्यू चेंज होता है तो साइमल्टेनियसली देयर विल बी चेंज इन y में ऑटोमेटिकली चेंज आएगा, ठीक है भैया। तो चलिए मैं कहता हूं मैंने x में चेंज लाया, प्लस माइनस डेल्टा, यार प्लस रख देते हैं, माइनस का भी सेम ही होगा, सिर्फ माइनस हो जाएगा, ठीक है। x प्लस वाई, एक्स प्लस डेल्टा एक्स टू द पावर, फंक्शन देगा सेम, खाली जो चेंज आ रहा है डेल्टा एक्स, व्हाट इज डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स इज द चेंज इन x, डेल्टा एक्स इज द चेंज, डेल्टा रिप्रेजेंट द चेंज, और किस में आ रहा है सर, x में आ रहा है, बाकी फंक्शन तो सेम है, पावर फंक्शन n है, ठीक है। ये कुछ इस प्रकार से होगा, अगर x की पावर 3 है सर तो ये कितना है, x मल्टीप्लाई बाई एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स, और x प्लस डेल्टा एक्स टू द पावर 3 है, तो x प्लस डेल्टा एक्स इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स, फंक्शन तो सेम रहा फिर से, लेकिन इसमें चेंज आ रहा है, मल्टीप्लाई तो फिर से 3 बार हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अगर हम x में चेंज लाते हैं तो हमें पता है सर कि साइमल्टेनियसली देयर विल बी अ चेंज इन y। पुराना क्वेश्चन याद करो जब मैंने फंक्शन पढ़ाया था, है ना, कि भैया मोहित के फादर्स के इनकम में अगर चेंज आता है तो डेफिनेट सी बात है मोहित की इनकम में भी चेंज आएगा। दिस इज इक्वेशन सेकेंड। अब हमारे पास सबसे पहला काम है सर हर एक क्वेश्चन में डेल्टा वाई फाइंड आउट करना। क्या फाइंड आउट करना, डेल्टा वाई। तो इन ऑर्डर टू फाइंड आउट डेल्टा वाई हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड वी गेट y प्लस डेल्टा y माइनस y x प्लस डेल्टा x टू द पावर n माइनस x टू द पावर y खत्म, डेल्टा y इज इक्वल टू x प्लस डेल्टा x टू द पावर n माइनस x टू द पावर। क्लियर है, क्लियर है। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ कर देता हूँ, इसमें से x बाहर निकालते हैं और इसमें से भी x बाहर निकालते हैं। अगर भाई देखो मैं इस डेल्टा x को मल्टीप्लाई कर देता हूँ x से और डिवाइड कर देता हूँ x से, कोई फर्क पड़ा इसकी सेहत में, रेशनलाइज किया। अब यहां से ये x और यहां से ये x अगर मैं बाहर निकालूं तो क्या आएगा, x टू द पावर n, क्योंकि बाहर से पावर n है, तो यहाँ पे क्या बचेगा बच्चे, 1 प्लस डेल्टा x बटे में x टू द पावर, ऊपर वाला x तो बाहर निकल गया, नीचे वाला x रहा, माइनस
एक्स टू द पावर माइनस एक्स टू द पावर। ठीक है भैया। अब ये रहा हमारे पास डेल्टा वाई। अब मैं यहां पे क्या करूंगा, ऑन अप्लाइंग बायनॉमिनल थ्योरम, बीटी थ्योरम डायरेक्ट लिख देते हैं, बीटी थ्योरम, एंड नेग्लेक्टिंग द हायर टर्म्स, नेग्लेक्टिंग द हायर टर्म्स, हायर टर्म्स को नेग्लेक्ट करते हैं, तो ये कितना आएगा सर, डेल्टा वाई विल बिकम इक्वल टू, विच इंप्लाइज डेल्टा वाई कितना होगा, एक्स टू द पावर एन एज इट इज आएगा। ये जो टर्म है ना, क्योंकि बायनॉमिनल थ्योरम किस पे लगती है, दो वेरिएबल्स पर, ए और बी। ए और बी कहां पर, ए वन है और बी कितना है, डेल्टा एक्स बटे में एक्स। तो बायनॉमिनल थ्योरम खाली इस पोर्शन पे लगेगी। तो जब मैं बायनॉमिनल थ्योरम लगाऊंगा मेरे पास क्या आएगा, वन प्लस एन डेल्टा एक्स बटे में एक्स, हायर टर्म्स को हम क्या कर देते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं, माइनस एक्स टू द पावर। अब सर ये एन अंदर आ गया सीधा सीधा सा, बी के साथ आ गया एन, एन अंदर आ गया ना बी के साथ। ठीक है, 12th में भी हम एक क्वेश्चन ऐसा करने वाले हैं जिसमें ये यूज होगा बायनॉमिनल थ्योरम। तो इस चीज को देख लीजिए होगा कैसे, ये एन अंदर कैसे आ गया। अब बायनॉमिनल थ्योरम आपको अगर याद होगी, a प्लस बी टू द पावर n किसके बराबर होता है, a पावर n प्लस प्लस n a पावर n माइनस वन b पावर 1 प्लस n इंटू n माइनस वन अपॉन 2 फैक्टोरियल a पावर n माइनस 2 b पावर 2 प्लस n इंटू n माइनस वन n माइनस 2 बटे में 3 फैक्टोरियल a पावर n माइनस 3 b पावर 3 प्लस सो ऑन चलता जाएगा। यही था हमारे पास बायनॉमिनल थ्योरम। अगर मैं यही बायनॉमिनल थ्योरम यहां पर इस पोर्शन पर लगाता हूं, वन प्लस किस पे भाई, वन प्लस डेल्टा एक्स बटे में एक्स टू द पावर एन पर अगर हम लगाते हैं, तो इसके हिसाब से कैसे खुलेगा, ए कितना है 1 और ए का पावर एन, 1 का पावर एन प्लस एन ए कितना सर, फिर से 1 है, एन माइनस 1 और बी कितना सर, डेल्टा एक्स बटे में एक्स, डेल्टा एक्स बटे में एक्स पावर 1 प्लस एन इंटू एन माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल 1 पावर एन माइनस 2 बी डेल्टा एक्स बटे में एक्स टू द पावर 2 प्लस सो ऑन चलता जाएगा, प्लस सो ऑन चलता जाएगा। अच्छा भैया चलिए ठीक है, नेक्स्ट टर्म भी लिख लेते हैं एक, कोई बात नहीं, एन इंटू एन माइनस वन एन माइनस 2 ओवर 3 फैक्टोरियल 1 पावर एन माइनस 3 डेल्टा एक्स ओवर एक्स टू द पावर 3 प्लस सो ऑन, ऐसा डैश 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 चलता जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एक चीज का ध्यान दो, डेल्टा एक्स बटे में एक्स पावर 1 है, डेल्टा एक्स बटे में एक्स पावर 2 है, डेल्टा एक्स बटे में एक्स पावर 3 है, डेल्टा एक्स बटे में एक्स पावर 4 5 अप टू कहां तक जाएगा, एन तक जाएगा, कहां तक जाएगा एन। भैया मुझे ये बताओ कि अगर x लेट x, मैं कर देता हूं लेट x इज इक्वल टू 100, तो डेल्टा x कितना होगा, वेरी स्मॉल चेंज इन x, तो x प्लस डेल्टा x कितना है सर, x प्लस डेल्टा x दैट इज 100 प्लस 1 एंड दैट इज इक्वल टू 101। डेल्टा x इज वेरी स्मॉल चेंज इन x, वेरी स्मॉल चेंज इन x मतलब विद रिस्पेक्ट टू x, x का वैल्यू बहुत छोटा हो जाएगा। मतलब मान के चलो कि अगर x का वैल्यू 1 लाख है, तो 1 लाख में अगर 10 में ऐड कर दूंगा तो लगभग लगभग उसका राउंड ऑफ करके तो फिर से 1 ही लाख बनेगा ना, क्योंकि 1 लाख के रेस्पेक्ट में 10 का वैल्यू कुछ भी नहीं। तो वही मैंने किया। ठीक है, अच्छा भाई पहले इसको, बाकी टर्म को तो छोड़ दो, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, ये भी रहने दो, हम खाली ये डेल्टा एक्स बटे में एक्स जो है ना, इसकी वैल्यू के ऊपर गौर करते हैं, और फिर वो प्रोडक्ट हो रहा है, फिर वो प्रोडक्ट हो रहा है। तो भाई पहले में मैं देखता हूं, पहला वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करें, पहला ये वाला वैल्यू डेल्टा एक्स बटे में एक्स, ये कितना होगा सर, 1 बटे में 100 0.001,
0.01। ठीक है, ओके। अगर मैं इसको दूसरी वैल्यू को देखता हूं, इस वैल्यू को, तो डेल्टा एक्स बटे में एक्स का स्क्वायर कितना सर, ये 1/100 का स्क्वायर, तो 100 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 10,000, तो कितना होगा 0.0001। नेक्स्ट वैल्यू को देखते हैं, डेल्टा एक्स बटे में एक्स का क्यूब, 1/1, 2, 3, 4, 5, 6, 0.1, 2, 3, 4, 5 और 1। नेक्स्ट वैल्यू देखते हैं, डेल्टा एक्स बटे में एक्स का रेज पावर 4। भाई जितना ऊपर चढ़ते जाएंगे ना, उतना ये वैल्यू क्या हो रहा है, घट रहा है। क्या हो रहा है, घट रहा है। तो भाई चले यहां तक तो हम कैलकुलेट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इस वैल्यू को कैलकुलेट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाए। उससे भी ज्यादा मुश्किल किसको होगा, इसको। उससे भी ज्यादा मुश्किल अगली वाली को। और भाई जितनी छोटी टर्म से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये टर्म उतनी ज्यादा छोटी होती जाएगी, और जितनी ज्यादा छोटी होती जाएगी, तो हमारे क्लासिकल फिजिक्स में हम पढ़ रहे हैं, तो क्लासिकल फिजिक्स में उतना ज्यादा छोटा वैल्यू हम तो पढ़ते ही नहीं है। इसलिए हम क्या करते हैं, ऑन अप्लाइंग बाइनोमियल थ्योरम एंड नेग्लेक्टिंग द हायर टर्म्स, लगभग लगभग यहां से आगे जितनी भी वैल्यूज है ना, इनको हम क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो बाकी जो बचा फिर सर यहाँ पर हमारे पास कितना बचा, तो देयरफॉर ये विच इंप्लाइज 1 प्लस डेल्टा एक्स बटे में एक्स टू द पावर एन, कितना बचा 1 का पावर एन, 1 का पावर कुछ भी रख लो सर, वो 1 नहीं होने वाला है। ठीक है, तो वो रहेगा 1 प्लस एन, और 1 का पावर एन माइनस 1, फिर से बात हुई है, 1 का पावर कुछ भी रख लो, 1 नहीं होने वाला, डेल्टा एक्स बटे में एक्स। इसीलिए मैंने इस चीज की जगह पे 1 प्लस डेल्टा एक्स टू द पावर, डेल्टा एक्स बटे में एक्स पावर एन इज इक्वल टू 1 प्लस एन डेल्टा एक्स बटे में एक्स डायरेक्ट लिख दिया। इस चीज की जगह पर मैंने सीधा सीधा ये लिख दिया, ऑन अप्लाइंग बाइनोमियल थ्योरम नेग्लेक्टिंग द हायर टर्म्स। बाइनोमियल थ्योरम लगा दो और हायर टर्म्स को नेग्लेक्ट करो। हायर टर्म्स को नेग्लेक्ट क्यों करते हैं, इसलिए करते हैं क्योंकि भैया हम जितनी हायर टर्म्स की तरफ जाते जाते हैं ना, उतना उसका वैल्यू कितना होता जाता है, घटता जाता है। तो उतनी छोटी वैल्यू को हम क्या कर देते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं। क्लियर है, व्हाई वी निगलेक्ट द हायर टर्म्स इन बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, हर एक क्वेश्चन में यही होने वाला है। ठीक है, तो जब भी भाई दूसरी बात ये देख लो कि हम बाइनोमियल थ्योरम लगाते हैं ना, और याद रखने का तरीका, अगर ये चीज याद नहीं रहती है, कई बार ट्रिक से भी हमें काम चलाना पड़ता है, तो कोई भी बाइनोमियल थ्योरम अगर लग रही है, कहीं पर भी बाइनोमियल थ्योरम लग रही है, तो जैसे मेरे पास ये है a प्लस बी टू द पावर n, मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, बाइनोमियल थ्योरम को अप्लाई करो और हायर टर्म्स को क्या करो भैया, नेग्लेक्ट कर दो। तो आपको क्या करना है सर, a एज इट इज लिखना है, b के साथ n उतार दो बस, बाकी हायर टर्म्स को क्या कर देंगे, निगलेक्ट कर देंगे। और अगर a1 है तब, अगर a1 नहीं है तो फिर यहाँ पर a भी आएगा, यहाँ पर a भी आएगा, a पावर n माइनस 1 और b पावर, सीधा सीधा सा। ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ये कुछ वैल्यूज अलग अलग रहेंगी, मैं ऐसा लिख देता हूँ 1 प्लस कुछ भी भैया डेल्टा x बटे में x, या कुछ भी मानकर चलो डेल्टा p बटे में p कर दो पावर n। तो अगर ऐसी जगह पर हम लगा रहे हैं बाइनोमियल थ्योरम, हायर टर्म्स को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, तो डायरेक्टली ये n जो है ना, ये b फैक्टर के साथ निकाल दो, डेल्टा p बटे में p, ऐसा बस खत्म। अगर पूरा बाइनोमियल थ्योरम लगाना याद नहीं रहता है, तो बस इतना याद रखो कि भाई n को किसके साथ उतार दो, b के साथ, खत्म कहानी, चाहे प्लस है चाहे माइनस है। अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, प्लस है तो प्लस प्लस ही रहेगा। ठीक है, बस इतना सा याद रखो। तो क्लियर हुआ कि भाई हम बाइनोमियल थ्योरम को क्यों जब लगाते हैं तो हायर टर्म को नेग्लेक्ट करने के बाद ये आता है। ठीक है, चलिए भाई यहां से आगे हम डेल्टा वाई कैलकुलेट करते हैं, विच इंप्लाइज डेल्टा वाई हमारे पास कितना बचा बचे, एक्स पावर एन इंटू 1 प्लस एन डेल्टा एक्स बटे में एक्स माइनस एक्स टू द पावर एन। यहां पर कुछ भी नहीं है तो मल्टीप्लाई बाई 1 कर दूं। अब ये एक्स पावर एन, ये एक्स पावर एन मैं कॉमन कर देता हूं,
डेल्टा वाई विल बिकम्स इक्वल टू एक्स पावर एन, यहाँ पे क्या बचेगा, ये मल्टीप्लीकेशन में तो ये टर्म बचेगी 1 प्लस एन डेल्टा एक्स बटे में एक्स माइनस 1, ब्रैकेट खोल दो। बर्डमास का फॉर्मूला 6 7 में पढ़ते हो आप, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं सिंप्लीफिकेशन के लिए, ब्रैकेट ही खोलते हैं भाई, तेरा सर डिवाइड, ब्रैकेट खोलते हैं, ठीक है, तो ब्रैकेट ऑफ कर दो, 1 प्लस एन डेल्टा एक्स बटे में एक्स माइनस 1, 1 1 खत्म, तो डेल्टा वाई हमारे पास कितना हो जाएगा, एक्स टू द पावर एन प्लस एन डेल्टा एक्स बटे में एक्स, ये प्लस नहीं होगा, ब्रैकेट खुलेगी तो मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर x का पावर कितना है डिनोमिनेटर में, ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, डेल्टा y विल बिकम्स x टू द पावर n, x टू द पावर माइनस 1 इनटू n डेल्टा x, which implies delta y will become x power n minus 1 because bases are same, power must be added into n delta x। ये आ गया बच्चे आपके पास क्या, डेल्टा y, ये आ गया क्या, डेल्टा y। अब डेल्टा y को आपको क्या करना होता है, डेल्टा x डिवाइड करना होता है एंड देन आपको लिमिट अप्लाई करनी होती है, देन क्या करना होता है, लिमिट अप्लाई करनी होती है, तो मैं इस साइड से मिटा देता हूँ, ठीक है, चलो ठीक है भैया, हमारे पास क्या है, डेल्टा वाई है, तो हम क्या करते हैं, ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड बाय, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स से अगर हम डिवाइड करें तो वी गेट, हमारे पास क्या रहेगा सर, डेल्टा वाई बटे में डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1 डॉट डेल्टा एक्स बटे में डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स खत्म, यहाँ पे ये डेल्टा एक्स और डेल्टा एक्स क्या कर देंगे, इसको कैंसल आउट कर देंगे, ऐसा खत्म हो गया, लेकिन ऐसा नहीं होगा, ये डेल्टा एक्स खत्म नहीं होगा, जब तक इस पर लिमिट नहीं चढ़ेगी तब तक ये खत्म नहीं होगा, क्यों खत्म नहीं होगा भाई, देख लो, देखो भैया क्यों खत्म नहीं होगा, डेल्टा एक्स बटे में डेल्टा एक्स, अब ऊपर वाला जो डेल्टा एक्स है वो कहां से चलता आ रहा है, इक्वेशन से चलता आ रहा है, और ये वाला जो डेल्टा एक्स है वो हमने खुद से डाला है। अब मैंने कहा जैसे अभी एग्जांपल लिया x इज इक्वल टू, अगर मैं 100 रख देता हूँ, डेल्टा x इज इक्वल टू 1, समझाने के लिए रखा था, मानकर चलो कि यही डेल्टा x जो है वो फॉर्मूला ये चलता आ रहा है, ये वाला डेल्टा x का वैल्यू कितना है, 1 है, और जो मैं डिवाइड कर रहा हूँ यहाँ पर डेल्टा x दोनों साइड से डिवाइड कर दिया, उस डेल्टा x का वैल्यू हो सकता है 0.01 हो, क्योंकि डेल्टा x क्या है, स्मॉल चेंज इन x है, तो हो सकता है ना कि जो मैं डेल्टा x की वैल्यू डाल रहा हूँ वो कम हो या ज्यादा हो, उससे थोड़ा सा, x से छोटा चाहिए ना, तो x से छोटा चाहिए, तो ये भी तो छोटा और ये भी तो छोटा है, तो ये वैल्यू अभी प्रॉपर, ना ऊपर वाले डेल्टा x की वैल्यू प्रॉपर डिफाइन है, ना नीचे वाले डेल्टा x की वैल्यू प्रॉपर डिफाइन है, तो क्या 1 बटे में 0.01 वो 1 हो जाएगा, क्या खत्म होता है, नहीं होता है, तो यहाँ पर अभी ये खत्म नहीं होगा, तब तक नहीं होगा जब तक हम इसको लिमिट डिफाइन नहीं करेंगे, जब तक लिमिट नहीं लगाएंगे तब तक ये डिफाइन ही नहीं होगा, और जब तक ये डिफाइन नहीं होगा तब तक कैंसिल कैसे करेंगे, तब तक कैंसिल नहीं कर सकते ना, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे टेकिंग लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 बोथ साइड, वी गेट क्या आएगा भैया, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल्टा वाई बटे में डेल्टा एक्स इक्वल्स टू, इसमें डेल्टा एक्स है, इसको बाहर निकाल दो, लिमिट से बाहर निकाल दो, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल्टा एक्स बटे में डेल्टा, अब इन दोनों डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या हो गई, डिफाइन हो गई, इक्वल नहीं हुई, डिफाइन होगी, और डिफाइन होगी तो भाई अब जितना ऊपर वाला डेल्टा एक्स होगा उतना नीचे वाला डेल्टा एक्स होगा, क्योंकि लिमिट डेल्टा एक्स पे लग रही है, तो जितने भी डेल्टा एक्स हैं सबकी वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर तो 2 है ना, चाहे 10 हो, जैसे अभी हमने पिछले पिछले क्वेश्चन में हमने बात की है ना, तो लिमिट लगा दी तो साइन थीटा का वैल्यू ऊपर थीटा और नीचे भी थीटा, तो थीटा 1 बटे में थीटा है ना, तो जितना भी थीटा है उन सब का वैल्यू क्या हो गया, बराबर हो गया, तो भाई यहाँ पर ये डेल्टा एक्स क्या हो गया, खत्म, और इस चीज को हम क्या लिखते हैं भाई, कि डेल्टा एक्स बटे में डेल्टा वाई बटे में डेल्टा एक्स हम क्या लिखते हैं, डी वाई बाई डी एक्स, तो विच इम्प्लाइज this can be written as derivative dy by dx is equals to nx n minus, ये बाकी खत्म हो गया, ठीक है, तो ये है भैया
और आर इसको लिखा जाता है डी बाई डी एक्स ऑफ वाई का वैल्यू कितना, एक्स टू द पावर एन, एक्स टू द पावर एन, वाई का वैल्यू डाल दो यहाँ पे इज इक्वल टू एन एक्स एन माइनस, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन है भैया, ठीक है। कहीं पर भी अपनी शक्ल दिखा सकता है, ऐसे झांकेगा, ठीक है, कहीं पर भी बताएगा, कहीं पर क्वेश्चन कहीं पर भी आ जाएगा, 11th में 12th में ग्रेजुएशन में कहीं पर भी आ सकता है। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन इज इक्वल टू एन एक्स एन माइनस वन, एन एक्स एन माइनस वन। जैसे अगर मैं बात करूं सर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर फाइव, बताओ कितना होगा सर, एन कितना है यहाँ पर, फाइव है, तो कितना होगा सर, एन एक्स एन माइनस वन, फाइव एक्स पावर फाइव माइनस वन दैट इज इक्वल टू फाइव एक्स टू द पावर फोर, ठीक है, सेम रेशियो। अच्छा एक और चीज, कई बार बोलते हैं सर फाइंड आउट डी वाई बाई डी एक्स, कई बार ऐसे बोलेगा फाइंड आउट एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स, तो एफ डैश एक्स का भी मतलब सेम होता है भाई, डी वाई बाई डी एक्स को ही हम एफ डैश एक्स लिखते हैं, फंक्शन है, और एफ डैश लग गया ना तो डेरिवेटिव है, फर्स्ट डेरिवेटिव, एफ डबल डैश एक्स डाल दो सेकंड डेरिवेटिव, एफ ट्रिपल डैश एक्स डाल दो थर्ड डेरिवेटिव, और सेकंड थर्ड डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, ठीक है, ये क्लियर हुआ बच्चे, ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इस चीज को याद रखो, ठीक है। चलो हम ये एफ डबल डैश एक्स ट्रिपल डैश एक्स की कहानी पढ़ते हैं, क्या है ये एफ डबल डैश एक्स ट्रिपल डैश एक्स का, ठीक है। कहता है कोई हो गया तुमने, अच्छा फिर पॉज, ठीक है, चलो बेटा बात करते हैं एफ डैश एक्स एफ डबल डैश एक्स या एफ ट्रिपल डैश एक्स की क्या है। हमने क्या निकाला भाई, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन कितना निकला बच्चे, या इसको हम लिखते हैं डी वाई बाई डी एक्स एन एक्स एन माइनस वन, ये हमारे पास निकला। अब हमें क्वेश्चन कोई है, मानकर चलो कि यही मेरे पास क्वेश्चन है, कहता है इफ y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर सिक्स ए पार्ट फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, या तो ऐसे पूछेगा या तो बोलेगा फाइंड एफ डैश एक्स, दोनों का मतलब सेम होगा। बी पार्ट फाइंड डी स्क्वेयर वाई बटे में डी एक्स स्क्वेयर, या बोलेगा फाइंड एफ डबल डैश एक्स। सी पार्ट फाइंड डी क्यूब वाई बटे में डी एक्स क्यूब, या फिर ऐसे फाइंड एफ ट्रिपल डैश एक्स। तो यह डेरिवेटिव्स, फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव। सॉल्यूशन देख लीजिए भैया, फर्स्ट डेरिवेटिव का एफ डैश एक्स कैसे निकलेगा सर, ये हमारे पास होगा एक्स का, वाई का वैल्यू कितना है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर, ये कितना होगा एन एक्स एन माइनस वन, सिक्स एक्स सिक्स माइनस वन दैट इज इक्वल टू सिक्स एक्स टू द पावर फाइव, और एफ डैश एक्स कहे चाहे डी बाई डी एक्स कहे, बी पार्ट का आंसर देख लो, एफ डबल डैश एक्स कहे या कहे भैया क्या डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स, तो भैया डी स्क्वायर वाई, इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, फिर से मल्टीप्लाई होगा डी स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर, तो डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स कितना है आपके पास, अब ये सिक्स क्या है कांस्टेंट है, कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन होती है क्या, नहीं होती है, क्यों नहीं होती सर, देखो अगर एक कांस्टेंट है ना, डिफरेंशिएशन करने के लिए हमारे पास क्या चाहिए, एक्स प्लस डेल्टा एक्स चाहिए, वेरिएशन चाहिए, क्या चाहिए, वेरिएशन चाहिए। अब कोई कांस्टेंट है, मानकर चलो कि सिक्स है, तो सिक्स को क्या मैं लिख सकता हूँ सिक्स प्लस सिक्स 0.6, ऐसे वेरिएशन नहीं कर सकते इसमें, क्योंकि कांस्टेंट का वैल्यू क्या होता है, फिक्स होता है, कांस्टेंट का वैल्यू क्या होता है, और डिफरेंशिएशन होती ही वेरिएबल की है, डिफरेंशिएशन होती किसकी है, क्योंकि वो वैरी कर सकता है,
ठीक है, इसलिए कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन नहीं होता है। तो 6 से आ गया बाहर, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर, तो फिर से 6 5x 4, ठीक है, 5 में 5 को 30 एक्स टू द पावर। अब भाई सी पार्ट का आंसर देख लो, एफ ट्रिपल डैश एक्स, या फिर बता दे कि डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब, तो कितना होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ डी स्क्र वाई बाई, है ना, तो डी स्क्र बाई डी एक्स की डी बाई डी एक्स ऑफ 30x टू द पावर 4, 30x टू 4, 30 मल्टीप्लाई बाई 4 x टू द पावर 4 माइनस 1, 4 के 12, 120 x टू द पावर 3 आंसर। ठीक है, अब इसमें यूवी के भी फॉर्मूले हैं, तो हम किसी दूसरे सेशन में, ये सेशन बहुत लंबा हो जाएगा, तो आज के सेशन को यहीं पे विराम देते हैं। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो भैया अपनी सेहत का और अपनी पढ़ाई का बहुत अच्छे से ध्यान रखें, खुश रहें, मस्त रहें, एंजॉय करें पढ़ाई को, और बोर ना हो भाई, फिजिक्स बोरिंग नहीं है, समझ के करो, आसान है। ठीक है, ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू।